यह कक्षा 6 की पुस्तक मल्हार है, जिसमें हमने 2 चैप्टर मातृभूमि और हार की जीत यह दोनों हमने पढ़ा दिया है और कवर भी कर लिया है। आज हम देखेंगे गोल। गोल एक संस्मरण है, मतलब कि किसी की यादें हैं जिसके बिहाफ में उन्होंने लिखा है। किस तरह से उन्होंने यादें को किस तरह से लिखा है उसी को आज पढ़ेंगे। और ये किन की लिखी हुई है? मेजर ध्यानचंद। अगर आप थोड़ा भी जानते होंगे मेजर ध्यानचंद के बारे में, तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है अध्याय। गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा, गोल सूरज भगवान। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। मतलब पूरी बातें यहाँ नहीं है, कुछ ही बातें यहाँ दी गई है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वो प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। क्या क्या चलता है? धक्का मुक्की और नोक झोंक। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों में भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। मतलब आज से कितना साल पहले? लगभग 91 साल पहले की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। पहले जो भी सिपाही होते थे, जो सैनिक होते थे, वे खेल से भी जुड़े रहते थे। आज भी होते हैं ऐसे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम्स के बीच मुकाबला हो रहा था। सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम्स। कहीं भी अगर आप बड़ा होंगे और कहीं नौकरी करेंगे तो वहाँ भी क्या होता है? खेल की एक टीम होती है और उस कंपनी की तरफ से खेलने के लिए कुछ लोगों को भेजा जाता है। तो यहाँ पे 2 है, एक सैनिक का पंजाब रेजिमेंट और एक माइनर्स माने खुदाई करने वाली कंपनी का के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम्स के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। अब यहाँ किस खेल की बात हो रही है? हॉकी की बात हो रही है। और हॉकी क्या है? हॉकी है एक गेंद को कहाँ ले जाते हैं? गोल करने के लिए ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुँचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। और ये जो खिलाड़ी जो अपनी कहानी सुना रहे हैं, अपनी यादें सुना रहे हैं, उन्हें जब हॉकी स्टिक से खिलाड़ी मार देता है सर पे, तो उसके बाद वे बदला लेने की बात करते हैं और वह घबराया रहता है कि कब मेरे सिर पे भी हॉकी स्टिक या मार देगा। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। कितना गोल से हराता? 2 ही गोल से हराता। वह कितने कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें पता था कि हरा तो देंगे। वह खिलाड़ी बहुत सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। इसी तरह के एक खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट खेलते हैं, और उनका भी बदला लेने का ढंग इसी तरह का था। ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत सारे टीच करते हैं, बहुत उनको चिढ़ाते थे, लेकिन वह कभी भी अपने जवान से कोई बात का नहीं देते थे। वो जवाब कैसे देते थे? अपने बल्ले से रन बनाकर। और इन्होंने अपना बदला कैसे लिया? गोल करके।
सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। अगर आप किसी बच्चे को मार बैठेंगे, अगर आप किसी बच्चे को शैतानी में कुछ नुकसान पहुंचा देंगे, तो आपको भी लगता रहेगा कि वह बच्चा कब पलटकर हमें भी किसी दिन कुछ नुकसान पहुंचा देगा। अगर आप किसी को पीट देंगे तो आपको भी डर लगा रहेगा कि कब वह भी आकर हमें पिटाई कर देगा। तो लड़ना बुरी बात है। यहाँ क्या बात हो रही है? खेल की। और खेल भावना क्या कहता है कि आपको बदला लेने जैसा कुछ नहीं करना है। बदला लेना है तो कैसे लेना है? खेल दिखाकर अपने। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे एवं बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, उनके पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना, ये 3 शब्द उनके जीवन के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। यह हर चीज़ में है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई को साध रहे हैं और पढ़ाई में पढ़ाई की भावना रख रहे हैं, तो आप ज़रूर सफल होंगे। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। 1904 में हुआ और यह घटना कब की थी? खेल खेले थे 1933 में, मतलब जब वह 29 साल के थे तब वह सैम्पर्स एंड माइनर्स के साथ खेल रहे थे। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस रेजिमेंट का नाम क्या था? फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। कौन थे? मेजर तिवारी थे। क्या है? ब्राह्मण रेजिमेंट है तो तिवारी, शर्मा, झा यही सब मिलेंगे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 वह 6 गोल के बाद की घटना है। मैं बर्लिन ओलंपिक, क्या होता है? ओलंपिक एक खेल है जहाँ पे बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। तैराकी, हाल ही में क्या हुआ है? पेरिस में ओलंपिक हुआ है। कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो डाला है रील्स के रूप में। और विनेश फोगाट उसमें क्या थे? सिल्वर से चूक गए। कुश्ती की खिलाड़ी थी। उसी तरह से मनु भास्कर ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता। उसी तरह से नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता। तो इस तरह से आप जाके देख सकते हैं, ओलंपिक के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ आते हैं। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। क्या था? लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए। और यह घटना कब है? 1936 की। उस समय आज़ादी नहीं हुई थी। आज़ादी कब हुआ था? 1947 में। मतलब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे और अंग्रेज़ों ने ही हमें भेजा था बर्लिन ओलंपिक। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि मेरे सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें
स्वर्ण पदक मिला। और हाल ही में उसके बाद से ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के गुजरने के बाद हम लोग का हॉकी में क्या था, बहुत ही बुरा हाल है। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक में गए हैं और 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीते। भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। ठीक है। 1928 में एम्स्टर्डम में जीते, 1932 में भी स्वर्ण जीते और 1936 के बर्लिन में स्वर्ण पदक जीते। और ये हॉकी टीम के सदस्य थे और उस समय ये 1936 में बर्लिन में भारतीय हॉकी टीम के क्या थे, कप्तान थे। तो यहाँ पे कहाँ पे है मेजर ध्यानचंद, तो ये हैं मेजर ध्यानचंद। ध्यान रखिएगा इस समय आज़ादी नहीं हुआ था, इसलिए इसमें अंग्रेज भी हैं। ठीक है। अब लेखक से परिचय करते हैं। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो उस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। और इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। तो इस प्रकार राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि 27 अगस्त को सर डॉन ब्रैडमैन, जो क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे, उनका जन्म था। क्या था, सर डॉन ब्रैडमैन। इनका भी जन्म था और इनके 2 दिन बाद किनका जन्म है, मेजर ध्यानचंद का। और दोनों अपने अपने समय के बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं। और सर डॉन ब्रैडमैन से ये 3 साल छोटे थे। एक मैच में तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 201 गोल किया था। तो जब सर डॉन ब्रैडमैन से इस बात को बताया गया तो वो बोले कि यह गोल है या किसी बैट्समैन का रन है। तो इस प्रकार से इनका जादू था और इन्होंने ओलंपिक में बहुत सारे गोल किए हैं। चलिए अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को भी हल करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने क्या बनाइए, तारा बनाइए। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? वे अत्यंत क्रोधी थे? नहीं। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे? नहीं। बदला लेते कहाँ थे, बदला लेने का तरीका ही अलग था। उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे? नहीं। वे जानते थे खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। ये क्या है, इसका सही उत्तर है। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू किया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उन्हें विशेष लगाव के कारण, उनकी खेल भावना के कारण। यहाँ पे खेल भावना नहीं है। हॉकी जादूगर क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्हें लोगों को लगता था कि उनका विशेष कौशल है यह। तो क्या हो जाएगा उत्तर, यह हो जाएगा, है ना। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषता नहीं था, ये नहीं उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि उनका हॉकी स्टिक कुछ अलग से नहीं बनाया जाता था। हॉकी स्टिक अलग से नहीं बनाया जाता था, उनको खेलने का तरीका उनका अलग था। तो इस तरह से क्यों चुने, आप अपना उत्तर भी देख सकते हैं। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए। अपने समूह में
इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। अब ये है लांस नायक, बर्लिन ओलंपिक, पंजाब रेजिमेंट, सैपर्स एंड माइनर्स टीम, सूबेदार और छावनी। यह 6 शब्द है जिसका क्या अर्थ है। तो बर्लिन ओलंपिक क्या है? बर्लिन जर्मनी का एक राजधानी था और वहाँ पे क्या हुआ था? ओलंपिक हुआ था। तो वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा का उत्तर हो जाएगा। पंजाब रेजिमेंट क्या है? पंजाब रेजिमेंट है सेना कहाँ कहाँ है? तो भारतीय स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। तो यहाँ पे क्या सूबेदार के बारे में दिया गया है, तो ये 5वां का आंसर हो जाएगा, है ना। भारतीय सेना का एक पद है। पंजाब रेजिमेंट क्या भारतीय सेना का एक पद है? नहीं, पद नहीं है। पद क्या है? भारतीय सेना का एक पद क्या है? लांस नायक। भारतीय सेना का क्या है? एक पद है, रैंक है। तो इसमें स्टार इसलिए मैं मार रहा हूँ कि ताकि आपको पता रहे कि ये उत्तर अलग तरह का है। तो ये क्या है? भारतीय सेना का एक पद है, लांस नायक। सैनिकों के रहने के क्षेत्र को क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं। क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं। ये तो हो ही गया। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल, उसको क्या कहते थे? पंजाब रेजिमेंट। यह क्या था? एक दल था। अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल, अंग्रेजों के समय का क्या था? एक हॉकी दल था, सैपर्स एंड माइनर्स टीम। पंक्तियों पे चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो क्या है कि इसका क्या, इसको पढ़कर क्या आपको अर्थ समझ में आता है? तो इसका क्या मतलब है? यह वाक्य यह समझाता है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है वह हमेशा इस चिंता में रहता है कि उसके साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा, उसके साथ भी कोई घटना घट जाएगा। अगर हमने पिटाई की है तो हमें भी पिटाई पड़ जाएगी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जो हम उत्तर पेन चेंज कर रहे हैं। क्या है इसका अर्थ? यह वाक्य यह समझाता है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है उसे अपने साथ हमेशा गलत होने का भय लगा रहता है, गलत होने का भय सताता रहता है। और क्या भय सताता है? कि उसके साथ भी जैसा मैंने किया है वैसा ही बुरा व्यवहार होगा। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। और इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा, यह वाक्य का अर्थ है कि मेजर ध्यानचंद। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। इस वाक्य का अर्थ क्या है? मेजर ध्यानचंद का मानना था कि खेल में व्यक्तिगत लाभ से ज़्यादा टीम की भावना और सहयोग जरूरी है। यही कारण था कि उन्होंने खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। अब सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए
और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपन लेखन पुस्तिका में लिखिए। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था? तो सफलता का रहस्य था लगन, साधना और खेल भावना। किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? तो किन बातों से पता चलता है कि वह गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने साथी खिलाड़ी को दे देते ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। इन सब बातों को देख के लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो यह हो गया उत्तर। गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। इन्हीं सब बातों से ऐसा लगता है कि मेजर ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। संस्मरण की रचना में क्या है? उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो क्या क्या सूची हो सकता है? तो विशेषता, तो देखिए क्या क्या विशेषता है, विशेषता बता रहे हैं। क्या है? व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव पे आधारित है यह। और क्या विशेषता है इसमें? लगन, साधना और खेल भावना पर जोर दिया गया। और क्या विशेषता है? लेखक द्वारा दूसरों को ज़्यादा महत्व देना, यह भी इसकी विशेषता है। और क्या विशेषता है? और विशेषता है कि यह प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी है और शिक्षाप्रद है ना। इसको पढ़कर आप में भी कुछ अच्छी चीज़ों का संचार होगा। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए कि क्या क्या विशेषता है, उसको साझा कीजिए और फिर देखिए कि कुछ आपने छूट दिया है तो दूसरे से मिला लीजिए। शब्दों को जोड़ें विभिन्न प्रकार के। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द दो बार उपयोग में लाया गया। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। ऐसे जोड़ों को क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में दो शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। जैसे क्या है? धीरे धीरे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखें बोला जाए तो, साफ साफ लिखें, है ना, सुंदर सुंदर लिखें, छोटे छोटे
छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे। तो इस तरह से 5 शब्द हैं, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, आप उन्हें भी लिख सकते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं। दोनों शब्द क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं। इसमें धीरे धीरे एक है, आगे पीछे नहीं है। जैसे आगे पीछे, आगे और पीछे एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, है ना, हंसना रोना, सोना जागना, खाना पीना, उठना बैठना, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे एवं बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है, किसके नीचे रेखा खींची है? हार या जीत, बच्चे एवं बूढ़े। उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं। योजक की सहायता से लिख सकते हैं मतलब एक हाइफन दे सकते हैं, एक छोटी सी पतली रेखा दे सकते हैं। हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। तो जैसे क्या है, अच्छा या बुरा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? सिंपल है यह क्वेश्चन, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, उत्तर दक्षिण, गुरु शिष्य, अमृत विष। तो यहाँ जो 5 शब्द है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इसमें अलग अलग है, दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं। गुरु शिष्य, अमृत विष। इस तरह से योजक शब्द के साथ हमने योजक के साथ इसे जोड़ दिया। बात पर बल देना, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचान, सही पहचाना। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है, ही ले लिया। ही क्या है? कम है। उस एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों, बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो। पाठ में से इन शब्द वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द ना होते तो उनके अर्थ पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मतलब हो गया है, और जोर भी दे रहा है कि बदला कंप्लीट हो गया। मैंने तो अपना बदला ले लिया है, तो यह सिंपल वाक्य हो गया, जोर नहीं दे रहा बात पे। तो इस तरह से वाक्य क्या क्या है वो लिखने कहा जा रहा है। तो देखिए, आप लोग के लिए बहुत सारे वाक्यों को मैंने वायलेट कलर से घेरा है। यह सब चलता ही है, मतलब और भी चीज़ें चलता है। ही का मतलब यहाँ है, अगर ही नहीं रहता, यह सब चलता है मतलब नॉर्मल वाक्य हो गया। यह सब चलता ही है मतलब ये सब होता ही रहता है। उन दिनों भी यह सब चलता था, मतलब आज भी होता है यह सब, उस समय भी होता था यह सब। तो भी का मतलब है दो समय को, काल को क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है। और क्या मैंने घेरा है? मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। तो इसी वाक्य से तो इसका कहानी शुरू हुआ है कि ही और तो और भी, ये सब शब्द से क्या अर्थ बदल जाते हैं। तुम्हें 2 ही गोल से हराता, तुम्हें 2 गोल से हराता, तुम्हें 2 ही गोल से हराता। 2 ही मतलब ऐसे क्या था, हो सकता है कम गोल करता, हो सकता है कि ज़्यादा गोल करता, लेकिन 2 ही गोल से हराता मतलब ज़्यादा नहीं करता। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का तरीका, तो यहाँ तो है। तो देखा, अगर यहाँ तो नहीं रहता तो क्या होता? देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग,
तो लगता कि जैसे कि कुछ अलग है, कुछ बात में कुछ मिसिंग है। तो यहाँ पे आया है तो उस पे क्या हो रहा है, जोर पड़ रहा है कि नहीं देखिए मेरा बदला लेने का ढंग इसी प्रकार का है। उसके साथ भी बुराई की जाएगी। हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी, मतलब जैसे उसने किसी और के साथ किया है उसके साथ भी बुराई की जाएगी, जिस तरह से उसने किया है। जहाँ भी जाता हूँ बच्चे एवं बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। मतलब कहीं भी जाता हूँ तो बच्चे और बूढ़े मुझे क्या करते हैं, घेर लेते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। मतलब गुरु मंत्र अगर यहाँ पे लिखते हैं मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र है नहीं, तो लगता है जैसे सिंपल वर्ड है, लेकिन जोर दे रहे हैं कि कोई गुरु मंत्र नहीं है, जो है जो बस खेल की भावना है और मेरा खेलने का कौशल है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड को हमने घेरा है, जिससे तो ही भी का क्या पता चलता है कि जोर दिया जा रहा है। अब पाठ से आगे, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप अपना बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार से लेते। तो यह निर्भर करता है कि आप पे। हो सकता है आप बदला नहीं लेते और मन में क्षोभ होता कि हमें किसी आदमी ने मार दिया, और हमेशा आप उसके बारे में बुरा बुरा सोचते रहते। या तो आप कुछ बदला लेते और उसे पिटाई कर देते और उसके मन में होता कि मैंने गलती से मार बैठा और उसने मुझे भी मार दिया। ये भी हो सकता है। तो यह छात्र के विचार पे निर्भर करता है कि वह किस तरह से ले सकता है। लेकिन बदला लेने का किसी का भी सही तरीका है सामने वाले को अपने कौशल से शर्मिंदा कर देना, ताकि वह आदमी को खुद ही लगे कि जो हमने किया वह गलत किया। आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों? तो कौन सा खेल अच्छा लगता है यह भी आपके ऊपर निर्भर करता है। कुश्ती अच्छा लगता है, तीरंदाजी अच्छा लगता है, भाला फेंक अच्छा लगता है, क्रिकेट अच्छा लगता है। तो जो भी अच्छा लगता है उसके बारे में लिख सकते हैं आप, और उस खेल के खिलाड़ी का एक खिलाड़ी के बारे में भी लिख सकते हैं। तो जैसे मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं क्या लिखूँगा कि मुझे क्रिकेट पसंद है। और कौन खिलाड़ी सबसे अच्छा लगता है, तो मुझे अभी के समय में अगर कहा जाए कि सबसे अच्छा कौन लगता है तो रोहित शर्मा लगता है। क्या लगता है? रोहित शर्मा। ठीक है। क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। तो जैसे आप हिस्ट्री का भी अगर किताब पढ़िएगा, पुरानी किताब, अब तो नई किताब आ गई है, तो उसमें भी क्या है, अखबार पढ़ने का सलाह दिया गया। आप अगर कक्षा 6 में चले गए हैं तो मैं भी सलाह दूंगा कि आप समाचार पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब अपने घर में जो भी इंग्लिश हिंदी जो भी पेपर आता हो उसको ज़रूर पढ़ें। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाइएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेंगे। तो किस तरह से आप कर सकते हैं, मान लें कि क्रिकेट खेल शुरू हो गया है, बैट्समैन आ गए हैं पिच पे, तो आपको कमेंट्री करना है। तो आप क्या दीजिएगा कि भारत खेलना शुरू किया है, भारत बैटिंग कर रहा है पहली बार, रोहित शर्मा ने अपना पहला, मतलब आप कमेंट्री दे सकते हैं कि रोहित शर्मा खड़े हैं और बॉलिंग एंड से नेशनल मंडे जो भी है, मतलब अशोक मंडेला, विजय रत्ने या जो भी बॉलर हैं वह बॉलिंग कर रहे हैं, बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, आईपीएल में एक दूसरे के अगेंस्ट भी खेलते हैं। तो इस तरह से आप कमेंट्री कर सकते हैं। और बॉल को इस तरह से मारा, छक्का चला गया, चौका चला गया, बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, इस तरह से आप प्रसारण और कमेंट्री कर सकते हैं। डायरी का प्रारंभ, कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं जो वे
सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ, जो उन्होंने देखा, उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। मतलब अगर अपनी बातों को, आपने कुछ अनुभव किया, कुछ यादें रह गई, किसी के साथ बुरा किया और आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी भी चीज़ में लिख लेते हैं। कुछ अच्छा लगा वो लिख लेते हैं। कोई याद आया ज़्यादा, या मम्मी पापा का याद आया, या कोई टीचर के बारे में अच्छा लगा, तो अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसे डायरी लिखना कहते हैं। क्या आप भी अपने मन की बातों, विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप जहाँ लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पे। आज क्या हो गया कि लोग ऑनलाइन ब्लॉग की तरह लिखते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार, या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। या तो प्रतिदिन लिखें, या कुछ दिनों में एक बार लिखें, या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। 3 ऑप्शन है इसमें। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, चाहे 2 वाक्य हों या 2 पृष्ठ, 2 वाक्य हों या 2 पृष्ठ। आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी लेखन शैली में भी सुधार होगा और आप एक अच्छा डायरी लेखक भी बन जाएंगे। आज की पहेली। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। तो देखिए, यह 3 है ना। तो आप इस चित्र को देख के बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, जैसे यहाँ से यह शुरू करेगी तो या तो यहाँ से इधर जाएगी और या तो इधर जाएगी। अगर इधर आएगी तो देखिए ये यहाँ पे पहुँच गई, और ये भी यहाँ से शुरू करेगा तो यहाँ पे पहुँच गया। तो मतलब ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये दोनों जब आगे बढ़ेंगे, चाहे यह इधर से भी आएगी तो घूम घूम के कहाँ पहुँचेगी, यहीं पहुँचेगी। और फिर जब यहाँ से आगे बढ़ेगी तो यह यहीं पे घूम के रह जाएगी, है ना। तो ये दोनों गोल नहीं कर पाएंगे। कौन गोल करेगी, यह गोल करेगी। किस तरह से, इस तरह से। है ना। तो ये हो गया उत्तर। इस तरह से यह गोल करेगी। आपने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखों खेलों के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप लाखों बच्चे अपने गली मोहल्ले में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा, है ना। तो डांडी या गोथा देखिए क्या है। यह भील भिलाला बच्चों का खेल है। किसका खेल है, भील भिलाला बच्चों का। यह अलग से नॉलेज है, और आपको हमेशा अलग से जो नॉलेज दिया गया उसे पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यह किसका खेल है, भील भिलाला बच्चों का खेल है। डांडी और गोथा शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफ़ी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसा है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं, जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि यह भील भिलाला बच्चों की यह गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है, और यह बांस की बनी होती है। खेल सामग्री में क्या चाहिए, बांस के गुट्टे की गेंद, जिसे दुईत कहते हैं। क्या कहते हैं, बांस का गेंद है। गोथा यानी अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडियों। राख से खेल के मैदान में सीमांकन करना, और घेरे के भीतर एक छोटा वृत्त बनाना। अब कैसे खेलें, वैसे तो इसे चाहे जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मगर दोनों दलों में कम से कम 2-2 खिलाड़ी होंगे। टॉस करना, टॉस जीतने वाले दल का खेल प्रारंभ करना। गेंद को छोटे घेरे या वृत्त में रखना। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे में दूर तक ले जाना चाहते हैं। दोनों दलों के एक एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ की डी में खड़े रहते हैं, और वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार न करे। खिलाड़ी डांडी या गोथा के दोनों ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। बाकी सारा खेल हॉकी खेल के समान होता है।
प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते, यानी गोल करने का मामला नहीं बनता, तो हार जीत का निर्णय कैसे लिया जाता है? तो कैसे लिया जाता होगा? जो सीमा रेखा है उसको पार होने और ना पार होने से। उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले में ढकेलता है वही बलवान है और इसलिए विजयी होता है। तो इस तरह से यह खेलते हैं डांडी और गोथा। ठीक है। खेल के दो विशेष नियम हैं। पहला, गेंद को शरीर के किसी भी अंग से न छूना, शरीर के किसी भी अंग से न छूना, न रोकना। दूसरा, गेंद को हवाई शॉट न मारना, मतलब ज़मीन पे ही रखना है, न उसे हवा में शॉट खेलकर साथी खिलाड़ी के पास देना। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं या हिट कर सकते हैं। आगे जैसा कि बता चुके हैं, जो दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है वह विजयी होता है। यह खेल होली का त्यौहार आने के कुछ दिन पहले से खेला जाता है। अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन ये द्वित और गोथे, गेंद और डंडे आग में डाल दिए जाते हैं। कितना अनोखा गेम है यह। साझी समझ। आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी या गोथा खेल खेलिए। अब इसको पढ़िए, समझिए, फिर से समझिए और इसको खेलिए। आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर या मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। तो जैसे सबसे साधारण खेल है जैसे गोली, कंचे की गोली खेलते हैं, वह भी एक साधारण गेम है। लट्टू, वह भी एक साधारण गेम है। उसमें एक गोल सा घेर देते हैं और उसमें पहले जो हाथ पे ले क्या करते हैं कि लट्टू को नचाते हैं और हाथ पे लेके अच्छा देर तक रखते हैं। जिसका हाथ पे ज़्यादा देर रहता है वो जीतता है और जिसका सबसे कम देर रहता है वो हार जाता है। और वहाँ पे क्या रखा जाता है, बीच में उसकी लट्टू रख दी जाती है और बाकी लोग क्या करते हैं, बाहर से उस लट्टू पे प्रहार करते हैं। और इस तरह से यह गेम जिसका उसमें प्रहार करने के बाद उसकी लट्टू उसी में रह जाती है, उसका भी गेम उसी में हो जाता है। और नहीं तो दूसरा कोई मारकर उसको अगर निकाल दे तो सही है। तो इस तरह से लट्टू भी खेल सकते हैं, डोल पत्ता भी खेलते हैं, गुल्ली डंडा भी खेलते हैं, लाल छू भी खेलते हैं। तो बहुत सारे खेल को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। खोजबीन के लिए नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई जैसे फिल्में, साक्षात्कार आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़े, देखें एवं समझे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद प्रेरक गाथाएं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ओलंपिक मेजर ध्यानचंद से साक्षात्कार। तो ऊपर जो होलोग्राम दिया गया, QR कोड दिया गया है यहाँ पे, उस QR कोड की मदद से आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। ये क्या है, QR कोड है और इसको स्कैन करके आप पढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। पढ़ने के लिए एक दौड़ ऐसी भी। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी 100 मीटर की। कितने मीटर की? 100 मीटर की। इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई न कोई शारीरिक विकलांगता थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ अवश्य तेज थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। तभी छोटा लड़का ठोकर मारकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। ठोकर खाकर क्या हुआ? गिर पड़ा। उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लगे। सब के सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उनमें तालमेल की कमी भी रहती है, मतलब अपंगता के जैसा था। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई और सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे इस प्रश्न के साथ कि सब के सब एक साथ यह दौड़ जीते हैं, इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है।
निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ निकाला। उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी, है ना। एक बच्चा क्या है, रो पड़ा और उसके बाद उसे मिलकर सभी ने उठाकर दौड़ लगाया। ऐसा खेल बहुत कम दिखता है। आज इस खेल भावना की बहुत ही कमी हो गई है। तो आप में एक दूसरे का मदद करने का भावना ज़रूर होना चाहिए। तो यह अध्याय पूरी तरह से ख़त्म होती है। हल कर दिया, समाधान कर दिया, समझा दिया। चलिए, हो गया ख़त्म।